वेलकम टू माय चैनल तर्शिका क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। मैं माफी चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो को आए हुए। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देख लिया था वो देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था लेक्चर फर्स्ट में, देन सेकंड भूमि वाला पार्ट देख लिया, भूमि उपयोग सेकंड लेक्चर में देखा था, और भूमि संसाधन का संरक्षण भी देखा था। लेक्चर थर्ड में हमने मृदा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और ये मृदा परिच्छेदिका, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें देखी थी। और इस लेक्चर में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो से पहले उन वीडियोस को देखना, क्योंकि जो वर्ड्स आएंगे इस लेक्चर में वो पिछले वीडियो से रिलेटेड होने वाले। मतलब मैंने इन वर्ड्स को पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। फिर अगर आप वो चीज नहीं देख कर आओगे, वो वीडियोस नहीं देख कर आओगे, तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज पहले उनको देख कर आना, ठीक है, और अच्छे से देखना उनको, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो चलिए चलो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो पहले हम मृदा निर्माण के कारक देखेंगे, फिर मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखने वाले हैं। ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से आप देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा निर्माण के कारक, मतलब मृदा का जो बनने के कारक क्या होते हैं, यानी फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या होते हैं। जनक शेल का स्वरूप, जनक शेल मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पेरेंट शेल को, है ना। तो उसका स्वरूप यानी उसका अपीयरेंस कैसा है, और जलवायिक कारक है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन ये बनाएंगे कि मृदा निर्माण के कारक क्या है। तो जनक शेल का स्वरूप है और जलवायु कारक है, ठीक है। अब जलवायु कारक आप पूछेंगे क्या होते हैं, तो वो चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जलवायु कारक ऐसी प्राकृतिक तत्व और परिस्थितियां होती है, यानी कंडीशंस होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को बनाते हैं और प्रभावित करते हैं, यानी उस पर असर डालते हैं, वो जलवायु कारक होते हैं। जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय संरचना, अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं और स्थलाकृति, ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक आप लिखेंगे, मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन कौन से हैं। तो स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, ठीक है। तो स्थलाकृति को मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, जैव पदार्थ मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ऑर्गेनिक मैटर याद होगा आपको। और मृदा निर्माण के संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन मतलब होता है कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन यानी संगठन मतलब वही होता है वो किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्थलाकृति का मतलब हमें जानना है, ठीक है। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है कि अम, किसी भूभाग की प्राकृतिक और कृत्रिम भू आकृतियों और विशेषताओं के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम भू आकृतियों को, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद पहाड़, नदियां, घाटियां, पठार, बस्तियां, सड़कें, इमारतें आदि सभी आकृतियों और उनकी ऊंचाई का विस्तृत अध्ययन और चित्रण इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो स्थलाकृति का मतलब यही होता है। भू आकृतियां का मतलब क्या है, भूमि की आकृतियां यानी शेप्स जो है, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण मतलब क्या होता है वो चीज हम जान लेते हैं। निम्नीकरण का अर्थ होता है किसी चीज की गुणवत्ता, उत्पादकता या स्थिति में कमी आना। जैसे कि यहाँ पर हम मृदा की बात करते हैं, तो मृदा की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी में कमी आ रही है, ठीक है। जैसे कि भूमि की गुणवत्ता वही चीज लिखी हुई है, में कमी आना, इसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। विद्वन अपर्दन मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और क्षीणता, क्षीणता का मतलब अभी देखेंगे। मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। तो दो मुख्य खतरे कौन से हैं मृदा संसाधन के लिए? तो मृदा अपरदन और क्षीणता, ठीक है। अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्षीणता का अर्थ होता है कमजोरी, दुर्बलता या फिर दुबलापन, जो किसी चीज के पतले या कमजोर होने की अवस्था या भाव को दर्शाता है। तो मतलब वही है कि मृदा कमजोर हो रही है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, यानी मृदा खराब हो सकती है, मृदा की क्वालिटी में कमी आ सकती है। मानवीय कारण, नेचुरल क्या कारण होंगे वो चीज देखेंगे, और प्राकृतिक सॉरी मानवीय कारण जो हमारे द्वारा, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है उनके द्वारा कैसे मृदा खराब हो रही है, ठीक है। और प्राकृतिक कारण यानी जो नेचुरल कारण है वो चीज देखेंगे। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। देखो, वनोन्मूलन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अतिचारण में पहले आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो वो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अतिचारण, ठीक है। रासायनिक उर्वरक आप जानते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, और जो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड होते हैं, ये पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पहले वीडियो देख के आया करो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कीटनाशकों का क्या हो रहा है? अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो इसलिए मृदा का निम्नीकरण होता है। और वर्षा दोहन, ये सारे क्या है? नेचुरल है। अब वर्षा दोहन में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्या होता है। भूस्खलन में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और बाढ़ आपको पता ही है, ठीक है। तो हम चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जो जो वर्ड्स इसमें आए हुए हैं। वनोन्मूलन देखते हैं, किसी भी कारण से, विशेष रूप से मानवीय जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं द्वारा वनों या पेड़ों को बड़े पैमाने पर यानी बड़े स्केल पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर हटाना या समाप्त करना, यानी वनों को कटाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन करते हैं, ठीक है। वर्षा दोहन देख लेते हैं क्या होता है। वर्षा दोहन या वर्षा जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इमारतों की छतों या अन्य सतहों से वर्षा जल इकट्ठा करके उसे बाद में उपयोग करने के लिए संग्रहित किया जाता है। इसमें वर्षा का जल हम क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इस जल को भूमिगत किया जाता है, ये सीधे उपयोग के लिए रखा जाता है ताकि भूजल के स्तर को बनाए रखा जा सके और पानी की कमी से निपटा जा सके। तो हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार की हैं। तो मृदा को संरक्षण यानी मृदा को हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, वो सारी विधियां हम देखने वाले हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा आप। मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। तो उसमें एक बार मैं इसको आपको बता देती हूँ कि जो पौधे के बीच, जैसे कि मैं इमेज से बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा ड्राइंग को जज मत करना। तो जैसे कि यहाँ पे ये हम पौधा बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच जो अनावृत भूमि, जो यहाँ पे बची हुई भूमि जो है, उस पे जैव पदार्थ यानी जो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि घास फूस यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से ढक दिया जाएगा इसको। तो जिससे कि मृदा की आर्द्रता यानी नमी बनी रहती है, रुकी रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदिका फार्म पढ़ते हैं। वेदिका फार्म क्या होता है? इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, ठीक है। एक मिनट को पहले ना आप इसे गूगल से समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको वो चीज समझाती हूँ, ठीक है। तो वेदिका फार्म पढ़ रहे थे हम। पहाड़ी ढलानों पर खेती करने की एक ये विधि होती है वेदिका फार्म, जिसमें ढलान को सीढ़ियों
वेदिकाओं में काटकर एक समतल सतह बनाई जाती है ताकि फसलें उगाई जा सके और मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव रोका जा सके। ठीक है, तो इसका इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे अ, सीढ़ियाँ बना रखी है और यहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब पहाड़ी स्थान है जहाँ पे पहाड़ी ढलानों पर यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है और यहाँ पर क्या करी जा रही है, खेती की जा रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम एनसीईआरटी पर। देखो, चौड़े मतलब क्या होता है, ब्रॉड। ठीक है, और समतल सोपान अथवा वेदिका, वेदिका आपको समझ में आ गया होगा, सीढ़ियों को बोला गया है। तीव्र ढालों पर, तीव्र ढाल आप समझ पा रहे हैं कि जो जैसे आपने देखा होगा खड़ी सीढ़ियां होती हैं एकदम, है ना, मतलब ऐसी जाती है, तो ये खड़ी सीढ़ियां, इसे खड़ी सीढ़ियां बोलते हैं, यानी तीव्र बोलते हैं। ठीक है, ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह यानी फ्लैट सरफेस फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। पृष्ठीय प्रवाह हम देखते हैं क्या होता है। समतल सोपान का मतलब क्या होता है, फ्लैट स्टेप्स। स्टेप्स आपको पता है सीढ़ियों को ही बोला जाता है। ठीक है, देखो पृष्ठीय प्रवाह का अर्थ क्या होता है, किसी पृष्ठ, पृष्ठ यानी क्या होता है, सतह से गुजरने वाला या बहने वाला तरल पदार्थ, ऊर्जा या कणों का प्रवाह। तो यही पृष्ठ प्रवाह यहाँ पे पानी के बहाव से बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे कि पानी का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है ना, तो इसको ऐसे वेदिका फार्म बनाने से क्या हो जाएगा, पानी का जो स्पीड होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से मृदा अपरदन भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि पहले जो होता है वो पानी ऐसे आ रहा होता था, लेकिन ये वेदिका फार्म बनाने से क्या हुआ कि पानी का बहाव थोड़ा ऐसे होगा, मतलब कि स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक वर्ड आया था ना, तीवदाल, जैसे मैंने बोला था आपको खड़ी सीढ़ियां, तो उसका भी एक बार देख लो क्या होता है। त्रिवदाल का अर्थ यानी स्टीप स्लोप या तीव ढाल, जिसका मतलब एक ऐसी सतह जो बहुत खड़ी या ढालदार हो। त्रव का अर्थ होता है तेज, खड़ा या गहरा हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो वेदिका फार्म को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और प्लीज मुझे रिव्यू अपना दिया कीजिए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे, मतलब कैसा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो मतलब मुझे कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है, तो वो भी आप बताया कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताया कीजिए। और जो चीजें समझ नहीं आते वो भी बताया कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ओ सॉरी पिक्चर है ये एनसीईआरटी का। तो आगे स्टार्ट करते हैं, समुच्चय रेखीय जुताई क्या होती है। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसको पहले हम गूगल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इसका यहाँ से हम समझते हैं। समुच्चय रेखीय जुताई एक कृषि विधि है जिसमें ढलान वाली भूमि पर खेती करते समय किसान समुच्चय रेखाओं का पालन करता है, यानी भूमि के ढाल के आर पार जुताई करता है। ठीक है, इस विधि से इस विधि से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है और पानी को जमीन में सोखने का अधिक समय मिलता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और उसकी उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे समुच्चय रेखाएं आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ऐसे समझिए थोड़ा सा, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो समान ऊंचाई पर दो पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय रेखाएं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यही लिखा है कि जिसमें ढलान वाली भूमि पर खेती करते समय किसान समुच्चय रेखाओं का पालन करता है, यानी भूमि की ढाल के आर पर जुताई करता है। तो एनसीईआरटी देख लेते हैं। समुच्चय रेखा जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाएं, मैंने आपको समझा दिया है कि समांतर, समांतर यानी पैरेलल,
जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ठीक है, इसका मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये इसका इमेज है एनसीईआरटी। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए। तटीय प्रदेश क्या होता है, शुष्क प्रदेश क्या होता है, वो चीज हम देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि मृदा आवरण, जो मृदा का कवर जो होता है, उसको बचाया जा सके। जैसे कि इसका आपको इमेज यहाँ पर दिख गया होगा। देखो, ये जितने भी पेड़ हैं वो क्या करे गए हैं, कतार यानी लाइन में लगा रखे हैं, ताकि मिट्टी का कटाव, एक मिनट, ताकि मृदा को आवरण को बचाया जा सके। अब हम देखेंगे तटीय प्रदेश क्या होते हैं और शुष्क प्रदेश क्या होते हैं। देखो, तटीय प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जो किसी समुद्र या महासागर के किनारे होते हैं। ठीक है, जहाँ जल और भूमि मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भूमि है और यहाँ पे ये महासागर और क्या है, ये समुद्र है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तटीय प्रदेश किसे बोले जा रहे हैं, किसे बोला जा रहा है, जहाँ लहरों और ज्वार की गतिविधियां होती हैं। वहीं शुष्क प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जो बहुत कम वर्षा वाले होते हैं, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जिससे वहाँ वनस्पति कम होती है। वनस्पति यानी क्या होता है, पेड़ पौधे, और वे शुष्क जलवायु होते हैं। ठीक है, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं क्या होती है? समुच्चय रेखाओं आपको मैंने समझ में आ गया है, समझा दिए समुच्चय रेखाएं क्या होती हैं। पर रोधिकाएं यानी रुकावटें बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। इसको मैं आपको इमेज से दिखा दूंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका इमेज कुछ ऐसा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रोधिकाएं बनाए रखी हैं, यहाँ पे पत्थर, घास। रोधिकाएं यानी रुकावटें। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये समुच्चय रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं। तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी रीड कर देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? पत्थर, अ, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने यानी इकट्ठा करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम चट्टान बांध पढ़ते हैं। चट्टान बांध ये जल की प्रवाह यानी जो बहाव होता है को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रवाह यानी स्पीड। ठीक है, ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी मृदा को खराब होने से रोकते हैं। ठीक है, इसका भी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका इमेज कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब हम ये लास्ट देख लेते हैं। फसल के बीच की फसल उगाना। वर्षा दोहन। वर्षा दोहन मैं अभी आपको समझा के आई हूँ, से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर यानी अल्टरनेट कतारों में लगाई जाती है। ठीक है, देखो एक वर्ड आया था वर्षा दोहन, जिसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया अभी वाली वीडियो में। लेकिन देखो, इसे ना वर्षा दोहन को इंग्लिश में रेन वॉश कहते हैं, और इसका दूसरा मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मतलब हम समझ पा रहे हैं कि रेन वॉश एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ वर्षा का जल गीली सतही सामग्री जैसे कि मिट्टी के कण को बहा ले जाता है। यानी ज्यादा वर्षा हो रही है, ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या हो रहा है, उस वर्षा के कारण जो मिट्टी की सतह हो रही है वो चली जा रही है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे नीचे की ओर ले जाता है, जिससे जमीन पर जमा प्रदूषण, धूल और कचरे को साफ किया जाता है। ठीक है, यह शब्द वर्षा छींटे, मिट्टी के कणों का टूटना और हटना, और मिट्टी धुलने, पानी के प्रवाह से सामग्री का नीचे जाना, दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अभी देखो एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको थोड़ा इससे ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी फिर से पढ़ते हैं। बीज की फसल उगाना यानी वर्षा दोहन, आपको समझ में आ गया होगा। तेज वर्षा के कारण क्या हो रहा है, मिट्टी की, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे वर्षा दोहन का मतलब क्या है एनसीईआरटी में, कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है जिसके कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत हो रही है ढीली वाली, वो निकल जा रही है। ठीक है, तो से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए यानी बचाने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट फसलें एकांतर यानी अल्टरनेट कतारों में यानी लाइंस में उगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमने पिछले पढ़ा था ना, अभी यहाँ पर भी देखो क्या लिखा था कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये सारे क्या था, मानवीय कारण यानी मानव द्वारा होते हैं। वर्षा दोहन यानी अत्यधिक वर्षा हो रही है जिससे कि मिट्टी की जो ऊपरी परत, जो ढीली वाली परत है, वो निकल जा रही है। भूस्खलन पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और बाढ़ है। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, गूगल में कुछ और बता रहा था इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन अभी इसका मीनिंग अलग निकल के आ रहा है, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। ठीक है, हमने मृदा निर्माण के कारक देखे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन भी बनाया था कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो दो कारक हमने देखे थे, जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन से हैं, तो स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। ये सेकेंड क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। अब देखो मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे क्या थे, मृदा अपरदन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और क्षीणता। ठीक है, ये है। और मानवीय कारण कौन कौन से हैं और प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कि मृदा का निम्नीकरण करवाते हैं। ठीक है, जिससे मृदा का निम्नीकरण होता है। तो हमने मानवीय कारण क्या देखा, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो आप यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन बनाएंगे कि मानवीय कारण क्या है और प्राकृतिक कारक कौन से हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और जो प्राकृतिक कारक वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है, और मैंने आपको वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों मतलब ये वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इन वर्ड को लिख लेना, क्योंकि आप देख ही रहे होगे 4 वीडियोस आ गई हैं, लेकिन देखो जो जो मैं वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार देख लोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा, फिर बाद में ह्यूमन ब्रेन है तो याद तो रख नहीं पाता है, हमें रिवीजन करना पड़ता है बार बार। तो रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लिख लिया करो। ठीक है, और हमने कुछ विधियां देखी हैं, मर्च बनाना देखा है, वेदिका फॉर्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं और समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और प्लीज़ अच्छे से पिछली वीडियो को रिवीजन करके आना, इस वीडियो को भी रिवीजन करके आना। अगली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जल वाला टॉपिक और जल उपलब्धता की समस्याएं। ठीक है, और जल संसाधनों का संरक्षण भी देखेंगे अगर टाइम बचा तो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो। ठीक है, और प्लीज़ अच्छे से रिवीजन करके आना, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन लिखना। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हो, स्कूल में करते होंगे ना, तो आपको जो मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ और मतलब उन्हीं से 2-3 क्वेश्चन तो होते होंगे। तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्स जब दोगे ना, तो उसमें ये क्या कहते हैं, जो बीच के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बनवा रही हूँ, उसमें से आते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से लिखना। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तशिका क्लासेस को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।